देखिए 2024 का चुनाव लगातार जारी है। इस बीच तमाम नेताओं की तरफ से आप लगातार देख रहे हैं चुनाव प्रचार किया जा रहा है। दिग्गज लगातार जान फूंकते नजर आ रहे हैं। इस बीच चंडीगढ़ और पंचकुला में प्रचार करेंगे जेपी नड्डा। सुबह 11:45 पर पंचकुला में नड्डा रोड शो करने वाले हैं। बीजेपी उम्मीदवार बंतो कटारिया के पक्ष में वो रोड शो करने वाले हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शिरकत करेंगे। दोपहर के 12 बजे नामांकन में शामिल होंगे जेपी नड्डा। चंडीगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार संजय टंडन का नामांकन, हरियाणा के सीएम समेत कई वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। शाम 5:15 बजे जेपी नड्डा जनसभा को संबोधित करेंगे। तो देखिए हरियाणा के लिहाज से पंचकुला बहुत ही खास है। पंचकुला में और चंडीगढ़ में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे जेपी नड्डा। उम्मीदवार बंतो कटारिया के पक्ष में रोड शो भी करने वाले हैं जेपी नड्डा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कई कार्यक्रम रहने वाले हैं उनके। सीएम नायब सिंह सैनी भी साथ में मौजूद रहेंगे। दोपहर के 12 बजे नामांकन में शामिल होंगे जेपी नड्डा और चंडीगढ़ पंचकुला में प्रचार करते हुए नजर आएंगे जेपी नड्डा। चंडीगढ़ पंचकुला में यानी आज हरियाणा में खासतौर पर वो रहने वाले हैं और हरियाणा में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। हरियाणा में आज जेपी नड्डा रहने वाले हैं और सीएम नायब सिंह सैनी भी इस मौके पर शिरकत करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त है जेपी नड्डा के दौरे को लेकर। जेपी नड्डा का आज एक तरह से हरियाणा और चंडीगढ़ दौरा है। अब चंडीगढ़ की बात करते हैं। चंडीगढ़ में भी चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे और साथ ही साथ पंचकुला में भी वो रहेंगे और रोड शो करेंगे। और वही एक और बड़ी खबर है, अखिलेश और राहुल गांधी की संयुक्त जनसभा होने, दो लड़कों की जोड़ी आज एक बार फिर नजर आने वाली है। कन्नौज और कानपुर में राहुल अखिलेश करेंगे जनसभा। दोपहर 12:15 बजे कन्नौज में संयुक्त जनसभा होगी। दोपहर 2:40 पर कानपुर में संयुक्त जनसभा का कार्यक्रम होना है। तो आपको बता दें, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और आप के नेता हालांकि जो संजय सिंह है वो शुक्रवार को सपा अध्यक्ष और कन्नौज से प्रत्याशी अखिलेश यादव के समर्थन में उनके साझा चुनावी सभा वो करने वाले हैं और इसमें दोनों ही मौजूद होंगे। खास बात यह है कि कन्नौज में हो रही संयुक्त सभा में आम आदमी पार्टी के सांसद और प्रदेश प्रभारी संजय सिंह भी शामिल होने वाले हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव और राहुल गांधी कानपुर नगर में और अखिलेश और संजय सिंह की कानपुर देहात में संयुक्त सभाएं होने वाली हैं। तो प्रचार प्रसार का जो जोर है वो लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में अब आज दो लड़कों की जोड़ी पहुंचेगी, यहां पर जनसभा होगी। कानपुर में 2:40 पर रैली का कार्यक्रम आज है। अखिलेश और राहुल गांधी की संयुक्त जनसभा होनी है और ऐसे में सभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे राहुल गांधी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात न्यूज़पेपर की करेंगे। हर एक खबर पर विस्तार से करेंगे बात। वाराणसी में पीएम के कार्यक्रम की अगर बात करें तो तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। काशी में पीएम का रोड शो होगा जो कि बेहद खास रहेगा। 13 मई को काशी विश्वनाथ धाम तक 5 किलोमीटर लंबा रोड शो पीएम करेंगे। तो वहीं 14 मई को पीएम नॉमिनेशन करेंगे। तो वाराणसी से एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉमिनेशन करते हुए नजर आएंगे। 2014 से उनका ये सफर शुरू हुआ। 2019 में भी वाराणसी की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भरपूर प्यार दिया और अब तीसरी बार वहां से नॉमिनेशन वो फाइल कर रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां भव्य की जा रही हैं। पूरी काशी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो वहां पर करेंगे तो तस्वीरें एकदम अलग होंगी, क्योंकि काशी की जनता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लगाव है इसके बारे में प्रधानमंत्री कई मंचों से कह चुके हैं कि काशी के लोग मेरे हैं और जिस तरीके से वहां के लोगों ने मुझे स्वीकारा है, जिस तरीके से वहां के लोग मुझे प्यार करते हैं, वोट करते हैं, उससे उनके रिश्ते को समझा जा सकता है। और देखिए किस तरीके से अगर हम बात काशी की करें, बात वाराणसी की करें तो आप देखेंगे कि जो पहले की तस्वीर थी 2014 से पहले और आज काशी कितना बदल गया है, ये बात वहाँ के लोग कहते हैं। वहाँ की सड़कें दुरुस्त हुई हैं, तमाम काम वहाँ पर हुए हैं, डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है। लेकिन इसी के साथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे तो काशी की जनता भी उसमें कोई कमी नहीं रहने देगी। बीजेपी इसीलिए बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है। वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे नॉमिनेशन, क्योंकि 14 तारीख को फाइल किया जाना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, लेकिन उससे पहले 13 तारीख को प्रधानमंत्री का क्या क्या कार्यक्रम रहेगा ये लगातार हम आपको बता रहे हैं प्रिया। और कल इसी कड़ी में एक बहुत बड़ा ड्रोन शो भी वहां पर हुआ था महादेव की नगरी में और प्रधानमंत्री 14 तारीख को, जैसा कि प्रीति ने बताया, वहां से नॉमिनेशन फाइल करने वाले और उससे पहले रोड शो होगा। अब आगे बढ़ेंगे, एक और अहम खबर जो कि तमाम अखबारों में छाई हुई है। 65 विभूतियों को पद्म पुरस्कार मिला है। चिरंजीवी वैजयंती माला समेत कुल 65 विभूतियों को राष्ट्रपति ने वहां पर पद्म पुरस्कार दिया। इसमें आपको ये बताते चले कि गणतंत्र दिवस पर घोषणा हुई थी। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री और अमित शाह भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे और ये मौका क्योंकि बहुत खास था। अलग अलग क्षेत्रों में जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया और इसकी घोषणा गणतंत्र दिवस के मौके पर ही हुई थी। और कल एक भव्य कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में हुआ और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। गुरुवार को राष्ट्रपति ने कई हस्तियों को पद्म अवार्ड से
नवाजा है। कर्नाटक के दिव्यांग KS राजन्ना जब पद्मश्री लेने आए तो जमकर तालियां बजी और देखिए बहुत खूबसूरत तस्वीर भी यहाँ पर अखबार में है और कल इसकी सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ हो रही थी, लोग इसे शेयर भी कर रहे थे कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का इस तरह उन्होंने अभिवादन किया। राजन्ना ने बचपन में ही दोनों हाथ और पैर गंवा दिए थे और जब उन्हें यहाँ पर सम्मान मिल रहा था तो उस वक्त जो तस्वीरें सामने आई उसने हर किसी के दिल को जीत लिया। वो प्रधानमंत्री से मिलते हुए यहाँ पर नजर आए और देखिए नवभारत मेरे पास है इस वक्त और नवभारत ने इस तस्वीर को जगह दी है। इसके अलावा तमाम वो 65 हस्तियाँ जिसमें कई ऐसे कलाकार शामिल थे जिन्होंने अपने अपने फील्ड में बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है, उनको भी कल महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। देखिए 12 ही बार लेती और लाई गदगद कंठ न कछु कही जाए, तुलसीदास जी ने ये लाइनें लिखी हैं और ये तस्वीरें जो नज़र आ रही हैं उसमें ख़ास तौर पर अब ऐसा ही महसूस होता है क्योंकि एक तरफ पीएम मोदी भावुक होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो देखिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पोलियो के कारण अपने दोनों हाथ पैर गंवा चुके डॉक्टर KS राजन्ना को देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से अलंकृत किया गया। इस बीच बड़ी जानकारी, केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं, यानी शिव भक्तों के लिए केदार बाबा के दर्शन के द्वार अब खुले हैं। केदारनाथ मंदिर को फूलों से सजाया गया। सीएम धामी केदारनाथ धाम पहुंचे। आज बहुत ही बड़ा उत्सव का दिन है। इस मौके पर सीएम धामी ने ये बातें भी कही हैं। देखिए केदारनाथ के दर्शन के लिए लाखों की तादाद में जो भक्त हैं वो जाते हैं और इस बार भी जब केदारनाथ बाबा के धाम खुले हैं, केदारनाथ बाबा के धाम के जब कपाट खुले हैं तो ऐसी सिचुएशन में देखिए तैयारियां पूरी की गई और हर बार बड़ी खूबसूरती के साथ में कई टन फूलों से केदार बाबा के धाम को सजाया जाता है और इस बार भी कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही है। बड़ी बात यह कि फिलहाल सीएम धामी केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं और वो कह रहे हैं कि आज बहुत ही बड़े उत्सव का दिन है। आज से यात्रा का श्री गणेश हो रहा है। शुभ बेला में खुलेंगे केदारनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री धाम के धाम और ऐसे में पहले से तैयारियां की गई। केदारनाथ गंगोत्री और यमुनोत्री धाम को फूलों से भव्य रूप से सजाया गया है। केदारनाथ मंदिर की अगर बात करते हैं तो 20 क्विंटल से ज़्यादा फूलों से बाबा केदार के धाम को सजाया गया है। केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। विधि विधान से सुबह के लगभग 7 बजे का वक्त था, तो यानी अब से कुछ ही देर बाद आपको वहां पर भक्त और भक्ति करते हुए नजर आएंगे। तो कपाट खुल चुके हैं और आज से ही अब बाबा के दर्शन कर पाएंगे। विधि विधान के साथ में केदारनाथ धाम के कपाट खुले। श्रद्धालुओं के लिए अब दर्शन का रास्ता खुल गया है। हजारों श्रद्धालुओं के जयकारों के साथ बाबा केदार की पंचमुखी टोली इससे पहले केदारनाथ पहुंची और कल देर शाम की अगर बात करते हैं तो 16,000 से ज़्यादा श्रद्धालु भी पहले दिन बाबा केदार के दर्शन के लिए केदारपुरी पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम के कपाट खुलने पर आप देख रहे हैं तस्वीरें और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद यमुनोत्री धाम के कपाट लगभग 10:30 बजे खुलेंगे। गंगोत्री धाम के कपाट लगभग 12:30 बजे और बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को सुबह 6 बजे खुलेंगे। तो बाबा केदार की पंचमुखी टोली गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुई और अब बाबा केदार के दरबार में उनके भक्त हाजिरी लगा पाएंगे। केदारनाथ धाम को ऐसे में फूलों से सजाया गया और कई क्विंटल देखिए फूलों से हर बार ही सजाया जाता है। इस बार की अगर बात करते हैं तो 20 क्विंटल से ज़्यादा फूलों से बाबा केदार के दरबार को सजाया गया। इसमें पूजा एक और की जानकारी है कि ये बहुत समय बाद ऐसा हो रहा है कि जब एक साथ एक ही दिन में खुल रहे हैं गंगोत्री यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट। हालांकि बद्रीनाथ मंदिर में होंगे दर्शन 12 मई से। इन तीनों धामों पर बात करें तो तापमान 0 से 3 डिग्री पर है। रात में पारा माइनस में जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी जो भक्त हैं वो वहां पहुंच रहे हैं। केदारनाथ धाम से 16 किलोमीटर पहले पड़ता है गौरीकुंड और वहां पर करीब 10,000 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। पूरा गौरीकुंड 2 दिन से हाउसफुल है और पिछले साल ये आंकड़ा था 60 से 8,000 के बीच में। यहाँ पर करीब 1500 कमरे हैं जो कि फुल हैं। रजिस्टर्ड कमरे हैं, जो खच्चर है वो भी यहाँ पर फुल है। हरिद्वार और ऋषिकेश में 15,000 से ज्यादा चारधाम यात्री पहुंच चुके हैं। जब तस्वीरें भी आएंगी वो भी आपको हम दिखाएंगे क्योंकि कपाट खुल चुके हैं और आज से आप दर्शन भी केदारनाथ के आप कर पाएंगे। और अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बताएंगे। पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले विभूतियों को अमित शाह ने फिर इसके बाद सम्मानित किया। पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए अपने आवास पर रात्रि भोज का आयोजन वहां पर किया गया। इसके पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, राष्ट्रपति के द्वारा महामहिम के द्वारा उनको सम्मानित किया गया और उसके बाद फिर अमित शाह के द्वारा यहां पर रात्रि भोज का कार्यक्रम था। डिनर पर बुलाया गया, सभी को सम्मानित किया गया और उसी दौरान की ये तस्वीरें हैं पद्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करते हुए, एक एक से मुलाकात करते हुए। अमित शाह के आवास की ये तस्वीरें हैं जहां पर डिनर का बीती रात आयोजन किया गया था। तो देखिए डिनर के आयोजन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब तमाम जो
विजेता हैं वो रात्रि भोज में पहुंचे और किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने सभी का स्वागत खुद किया है। देखिए, हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन वहाँ पर ये सभी जो अतिथि हैं स्वीकार करते हुए नजर आए हैं। और ऐसे में अमित शाह के आवास पर इस डिनर का आयोजन किया गया। यानी कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अमित शाह के आवास की तस्वीरें हैं। गदगद कंठ ना कछु कही जाए, राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी से मिलकर भावुक हुए दिव्यांग राजन्ना। जैसे कि आपको पूजा भी बता रही थी, हौसले का सम्मान, पीएम मोदी भी हुए भावुक। तो देखिए किस तरीके से भावुक, क्योंकि ये पल, ये क्षण ही ऐसा होता है, कितने ज़्यादा वो इस दौरान भावुक हो गए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए किस तरीके से वो भी इस दौरान भावुक नजर आए। और ऐसे में ये तस्वीरें सबके दिलों को छूती हुई नजर आई। पोलियो के कारण अपने दोनों हाथ पैर गंवा चुके डॉक्टर के.एस. राजन्ना को देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित जब किया गया था, उस वक्त की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। वहां पर वो भावुक नजर आए। डॉक्टर राजन्ना कर्नाटक से आते हैं। 2024 के लिए पद्मश्री सम्मान के लिए चुने गए राजन्ना का विशेष जिक्र इसलिए भी क्योंकि पीएम के साथ गुजारे गए उनके चंद लम्हे जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है। इसमें आप देख सकते हैं दोनों काफ़ी ज़्यादा भावुक भी वहाँ पर नजर आए थे और ये तस्वीरें हर किसी का दिल जीत रही हैं। कल हमने सोशल मीडिया पर भी ये तस्वीरें देखी थी और जिस तरीके से उत्कृष्ट कार्य उनकी तरफ से किए गए हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें ये सम्मान मिला है। दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध दिव्यांग सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर राजन्ना, पोलियो की वजह से उन्होंने अपने हाथ पैर गंवा दिए, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने लोगों की सेवा की। और कल का मौका बेहद खास था जब उन्हें सम्मानित किया जा रहा था। तो इस दौरान वो प्रधानमंत्री से मिलते हैं और प्रधानमंत्री ने भी उनकी हौसला अफजाई की और इस दौरान दोनों भावुक नजर आए थे। आगे बढ़ेंगे। अथानासियास योहान के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जाहिर किया है। प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें वो लिखते हैं कि मोरन मोर अथानासियास योहान के निधन से दुखी हूँ। उन्हें समाज में सुधार पर जोर देने के लिए याद किया जाएगा। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। बिलीवर्स चर्च के सभी भक्तों के साथ मेरी संवेदनाएं, ये प्रधानमंत्री की तरफ से ट्वीट किया गया और इसमें उन्होंने इस बात पर जिक्र किया है कि किस तरीके से उनका पूरा जो जीवन रहा है और एक बहुत बड़ी क्षति भी। देखिए, बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च के मेट्रोपॉलिटन बिशप अथानासियास योहान प्रथम का एक कार दुर्घटना में घायल होने के बाद अमेरिकी अस्पताल में निधन हो गया। उनके निधन पर प्रधानमंत्री मोदी और केरल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने शोक जताया है। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मोहम्मद पिनराई विजयन और केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वी सीतासन भी अथानासियास योहान के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए नजर आए। और ये पीएम मोदी का ट्वीट आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते बात होगी तेलंगाना के भुवनगिरी की, जहां पर अमित शाह ने विरोधियों पर निशाना साधा और कहा कि आरक्षण की चोरी करने की तैयारी है। ये चुनाव वोट फॉर जिहाद बनाम वोट फॉर विकास का होगा। आपको याद होगा ये वोट फॉर जिहाद वाला जो लगातार बयान चुनाव प्रचार के दौरान का खूब वायरल हुआ, इसी मामले को लेकर बीजेपी लगातार आक्रामक है। और जब अमित शाह तेलंगाना में पहुंचे तो उन्होंने भुवनगिरी में जनसभा के दौरान में कहा कि ये चुनाव वोट फॉर जिहाद बनाम वोट फॉर विकास का होगा। यानी वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है और हम लगातार जनता के विकास पर ही काम कर रहे हैं। हमारी नीति नियत जनता के प्रति स्पष्ट है, हम जनसेवा कर रहे हैं और जनता के विकास कार्यों के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। अच्छा, इस दौरान कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए अमित शाह नजर आए। कहा कि कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। ये चुनाव राहुल गांधी की चाइनीज गारंटी के खिलाफ है। नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी का ये चुनाव है। अमित शाह यहां पर जमकर हमलावर नजर आए। इसके अलावा कहा कि विधानसभा चुनाव के वक्त राहुल गांधी ने तेलंगाना में वादा किया था कि वो किसानों को 15,000 रुपए देंगे, उनका कर्ज माफ करेंगे, लेकिन अब तक ये वादे पूरे नहीं हुए। और क्या कुछ कहा गया अमित शाह की तरफ से, सुनिए। तुष्टीकरण की जो एबीसी है ना, अपीसमेंट की एबीसी, इसका मतलब है ए से ओवैसी असदुद्दीन, बी से बीआरएस और सी से कांग्रेस पार्टी, ये तीनों एक ठेले के चट्टे पट्टे हैं। कांग्रेस, मजलिस और बीआरएस, ये तीनों अपीसमेंट का ट्रायंगल है। ये लोग यहां पर सरिया के आधार पर, कुरान के आधार पर तेलंगाना चलाना चाहते हैं। ये लोग ट्रिपल तलाक को मोदी जी ने निकाला, उसको वापिस लाना चाहते हैं।
और ये लोग राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करते हैं। और आगे बढ़ते हैं, यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने के लिए बीजेपी ने ताकत झोंकी है। जेपी नड्डा ने भी कमान संभाल ली है। फतेहपुर में जेपी नड्डा ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगे। तो अब लगातार देख रहे हैं यूपी में, चाहे अलग अलग राज्यों की, तेलंगाना में आपने देखा अमित शाह ने पूरा मोर्चा संभाला हुआ है। यूपी के फतेहपुर में जनसभा की जेपी नड्डा ने। और अब देखिए, क्योंकि चौथे चरण के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, इस बीच यूपी के जिन सीटों पर वोट कास्ट होगा उनको लेकर तैयारियां जोरों पर इस वक्त नजर आ रही है। खासतौर पर देखिए, यूपी के फतेहपुर की बात करते हैं तो जेपी नड्डा यहां पर पहुंचे, जनसभा की, उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगा और जमकर विपक्षियों पर निशाना भी साधा। यूपी की अगर खासतौर पर बात करते हैं तो बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और जिस तरीके से लगातार वहां पर जो अपराधियों का नामो निशान मिटाने की कोशिश शुरू हुई है, इसको लेकर जनता के बीच में पहुंच रही है। दूसरा, सरकार की योजनाएं जिनका लाभ लोगों को मिल रहा है, और दूसरा स्किल डेवलपमेंट, और दूसरा ओडीओपी, इस तरह की तमाम जो सरकार की योजनाएं रही हैं जिसके ज़रिए युवाओं को रोज़गार मिला, आगे बढ़ने का मौका मिला, इन तमाम मसलों को बुनाने की कोशिश की जा रही है। और जब जेपी नड्डा पहुंचे तो एक तरफ जब विपक्षियों पर हमला बोला तो वहीं दूसरी तरफ उनकी ओर से जमकर घेराबंदी भी की गई। आगे बढ़ते हैं प्रीति। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और खबरों की करेंगे। यूपी में सीएम योगी का धुआंधार चुनाव प्रचार। खीरी और धौरहरा के बाद सीतापुर में योगी ने भरी हुंकार, कहा कि ये चुनाव राम भक्त और रामद्रोहियों के बीच है। तो देखिए किस तरीके से सीएम योगी विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। और उन्होंने कहा कि बार बार, क्योंकि एक नारा सीएम योगी की तरफ से दिया जाता है कि यहाँ के लोग जो है, यहाँ की जनता कहती है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यानी कि बीजेपी उम्मीदवारों को भरपूर वोट यहाँ की जनता देने वाली है। और इस दौरान विपक्ष पर रामद्रोही होने का भी आरोप सीएम योगी की तरफ से लगाया गया। काफी ज्यादा आक्रामक रुख में सीएम योगी नजर आ रहे हैं। फायर ब्रांड नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। कई जगह आप देखिए, ये तो चलिए उत्तर प्रदेश की हम बात करें, ऐसे कई राज्य हैं जहां पर उनकी डिमांड है कि आइए सीएम योगी आए और वहां पर उन कैंडिडेट्स के लिए चुनाव प्रचार करें। ऐसे में सीएम योगी की तरफ से विपक्ष को आड़े हाथों लिया जा रहा है। जनता से लगातार वोटों की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक रैलियां सीएम योगी कर रहे हैं। प्रिया, और इन दोनों ही सीटों पर चौथे फेज में यानी कि 13 तारीख को वोटिंग होने वाली है। लखीमपुर खीरी में जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो जनसभा के दौरान उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। साथ ही साथ ये भी कहा कि देश में एक ही स्वर गूंज रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो राम मंदिर का मुद्दा, और खास तौर पर आप देखेंगे कि तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो इसको लेकर के विपक्ष पर भी हमलावर नजर आते हैं। और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखीमपुर खीरी में जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो वो इस बात का भी जिक्र करते हैं